आज हम जिसे फीएम इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, जब ये कंपनी बनी थी तब इस कंपनी का नाम ये बिल्कुल भी नहीं था। राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी बनी थी और बनी कब थी? फरवरी 6, 1989 में न्यू दिल्ली में बाय मिस्टर जे के जैन। तो तब ये कंपनी बनी थी एंड उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। वहीं अगर हम बात करें ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, पहले आप वो समझ लीजिए। ऑटो ऑक्सिलरी ये कंपनी बनाती है, यानी कि अगर हम बात करें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अपने सेगमेंट में। यानी सेगमेंट की हम बात करें, ऑटोमेटिक लाइटिंग की बात करें या फिर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी कंपनी बनाती है। यानी यहाँ से आपको रफ आइडिया लग रहा होगा। एक पहला पॉइंट ऑटो ऑक्सिलरीज, दूसरे की हम बात करें ऑटोमेटिक लाइटिंग या फिर सिग्नलिंग इक्विपमेंट, एंड अगर हम बात करें रियर व्यू जो मिरर होते हैं, ये सारी कंपनी बनाती है। इस सेगमेंट में जो ये कंपनी काम करती है, इसके पास एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 27 से लेकर 30% का मार्केट शेयर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रही है वो एक डिसेंट सा मार्केट शेयर रख रही है। आगे अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें तो आप इसके प्रोडक्ट को यहाँ देख सकते हैं। मेनली जो कंपनी जो जो इसकी जो प्रोडक्ट बनाती है अपने टू व्हीलर सेगमेंट के लिए बनाती है। टू व्हीलर में क्या क्या आता है? अगर हम बात करें हेड लैम्प, हम जानते हैं, टेल लैम्प हो गए, सिग्नलिंग लैम्प हो गए, रूफ लैम्प हो गए, या फिर रेयर व्यू मिरर, ये सारी चीज़ें बनाती है। या फिर और हम बात करें बाइक में मड गार्ड, ये सारे इनके प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है। आप इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस सेगमेंट के अंदर काम करती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज के सब्सिडरीज हैं या फिर जॉइंट वेंचर भी किए हुए हैं। कौन से हैं? सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे होली ओन सब्सिडरीज, यानी जो टोटल इनके पास हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। एक फीएम इंडस्ट्री जापान और फीएम इंडस्ट्री रिसर्च या फिर ये कहें इटली, ये तो दो हैं इनकी होली ओन सब्सिडरीज। वहीं जॉइंट वेंचर की बात करें, जॉइंट वेंचर कंपनी इन्होंने किया हुआ है हांगकॉन्ग के साथ। तो ये आप बेसिक वे में आप यहाँ समझ सकते हो कंपनी के बारे में। समराइज अगर हम इसको यहाँ पे करें तो आप समझेंगे कि 1989 में कंपनी बनी थी बाय मिस्टर जे के जैन में, एंड वहीं बात करें 2006 में, यानी कि लिस्टिंग के कुछ सालों के बाद 2006 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी बीएससी पर। एंड कंपनी के प्रोडक्ट आप समझ गए कि किस सेगमेंट में काम करती है। ऑटोमेटिक लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट ये सारी बनाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा एलईडी जो इक्विपमेंट है उस सेगमेंट, यानी एलईडी का जो सेगमेंट है वहाँ पर भी ये कंपनी काम करती है। वो क्या है उसके प्रोडक्ट, वो अभी हम समझेंगे, लेकिन बेसिक वे में आप समझ लीजिए। ऑटोमोटिव सेगमेंट में यहाँ एक सेकंड, ये आप समझ गए, ये हैं इनके सारे प्रोडक्ट। एलईडी सेगमेंट को अभी हम समझेंगे। रफ एक आइडिया लगा लीजिए कि इस कंपनी के दो बिजनेस ये हैं, मेनली जो रेवेन्यू आता है वो इसी सेगमेंट से आता है। टॉप क्लाइंट की अगर हम बात करें, टू व्हीलर सेगमेंट की पहले बात करें, ये है इसके टॉप क्लाइंट, यानी कि होंडा की, टीवीएस की, यामाहा की, सुजुकी, आयशर, रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, महिंद्रा की। किसी की भी बाइक को आपके पास है तो इनमें जितने हेड गार्ड या फिर ये कहें जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट की बात करें या फिर सारी चीज़ें लैंप हो गई, वो सारी चीज़ें यही कंपनी बनाती है। फोर व्हीलर की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे क्लाइंट कौन कौन से हैं। टाटा मार्को पोलो, एंड उसके बाद फोर्स मोटर, होंडा, ये सारी हुंडई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के मैक्सिमम जो मेजर ब्रांड्स हैं ऑटोमेटिव सेगमेंट में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसको समराइज़ करने के लिए यहाँ पे है कि नेट सेल 2017 से लेकर अगर हम बात करें पिछले 5 साल में किस सीएजीआर से बढ़ी है। सेल की हम बात करें 7.17, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। ये ओवरऑल सीएजीआर है पिछले 5 सालों का। वहीं अगर हम EBITDA की बात करें पिछले 5 सालों का, तो वो भी आप देखेंगे कि सीएजीआर 13.38 के हिसाब से बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो कुल मिला के ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। वहीं जो सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वहाँ पर इसका एज ऑफ ना 30% का मार्केट शेयर भी है। तो कुल मिला के एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है, सबसे पहले जिसकी डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली है। चीज़ें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, कभी कोविड, उसके बाद उसका इम्पैक्ट, कभी इन्फ्लेशन, लेकिन सेगमेंट में कभी ऐसा नहीं कि डिमांड ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे वो टू व्हीलर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, वहाँ पर भी इसकी डिमांड रहेगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आता है तब भी इसकी डिमांड रहेगी। नाउ अगर हम इसके बात करें एलईडी डिस्प्ले की, जो हम बात करते हैं अगला सेगमेंट, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये बसें आपने देखी होंगी, एसी वाली बस है या नॉन एसी बस है। एंड इसको आपको येलो कलर का, आपको इसमें जो जो ये सारे जो फ्लैश होते हुए देखते हैं कि इस नंबर की बस इधर जाएगी, उसके लिखा हुआ आता है। तो ये भी इसी कंपनी के सर्विसेज है। नेक्स्ट अगर आपने मेट्रोज़ में भी देखे होंगे या फिर ये कहेंगे रेलवे स्टेशन पर भी देखे होंगे कि आपको इस तरह की जो बोर्ड है, फ्लैश बोर्ड देखने को मिलते हैं कि ये ट्रेन इस नंबर पर इस टाइम पर आने वाली है एंड ऑल दैट। तो इस तरह से ये भी इसी की एक सर्विस में आता है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कंपनी किस सेगमेंट में और क्या क्या काम करती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, ग्लोबल प्रेजेंस आपने देखी कि इटली में भी इनके जॉइंट वेंचर है, सॉरी फुल्ली ओन सब्सिडरीज है, तो इटली में प्रेजेंस है, जापान, हांगकांग और इंडिया, ये तो है इनकी ग्लोबल प्रेजेंस। बाकी इंडिया की बहुत सारी जगह पे हैं, ये आप इन चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये हैं सारे इंडिया की डोमेस्टिक लेवल की ये है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, इस कंपनी ने कैसा काम किया है, यानी 15 से लेकर 22 के बीच में किस तरह से इनके पास क्लाइंट आए हैं, कौन आए हैं, क्या क्या आए हैं, वो आप देखेंगे। ये है पहले 2002 से लेकर 2014 का ब्रेकअप, यानी कि इन्होंने कैसे किया है, एलईडी लाइट जर्नी की बात की है, एलईडी लाइट जर्नी। एंड उसके बाद ये 15 से लेकर उसके बाद, तो ये देखेंगे इन सारी कंपनीज़ के लिए, ये हैं सारे ब्रांड्स, ये ब्रांड्स आप जानते हैं, टीवीएस एंड ऑल, सुजुकी, महिंद्रा, एलएनटी, ये सब चीज़, यामाहा। तो ये था इसका 2002 से लेकर 14 तक का ब्रेकअप, और उसके बाद किस तरह का इन्होंने काम किया हुआ है, ये सारे ब्रांड्स आए। और रिसेंट की अगर हम बात करें, ओला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओला ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली थी, यानी बाइक, जो थोड़ा सा न्यूज़ में भी रही थी कई रीज़न के वजह से, तो वो भी कुल मिला के उसके लिए भी यही कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या फिर सर्विसेज देती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके पास और क्या क्या एडवांटेज हैं एज ऑफ नाउ, सबसे पहले अगर हम बात करें फीएम इंडस्ट्री के बाद जो एडवांटेज है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस की क्यों बात कर रहे हैं, इनकी जो ओईएम है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये कहें काफ़ी वाइड है, या फिर ये कहें जहाँ जहाँ पर सर्विस दे सकते हैं वहाँ पर इनकी ओईएम है। उससे होगा क्या कि इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बच जाती है, मतलब बहुत दूर से सप्लाई करके क्लाइंट तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा, कस्टमर तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा। इनफैक्ट कस्टमर के पास आसपास ही अगर ओईएम स्टोर रहेगा सो दैट वहीं पे बना के थोड़ी कॉस्ट बचा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आपने देखा कब से काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस तो मार्केट में बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स को, मतलब ये जो कंपनी बनाती है उनको एक्सपोर्ट भी करती है कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को। यानी यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक्सपोर्टिंग ऑटोमेटिक लाइट जो होते हैं होंडा जापान, हार्ले डेविडसन यानी यूएस एंड थाईलैंड में, जापान। तो कुल मिला के ये है इनके स्ट्रॉन्ग जो क्लाइंट है उनको एक्सपोर्ट भी करती है जो प्रोडक्ट यहाँ बनाती है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं कि बाइक का सिर्फ कोई एक ही पार्ट बनाती है, हमने देखा कि बहुत सारे पार्ट ये कंपनी बनाती है एंड एलईडी सेगमेंट में भी काम करते हैं, इसलिए इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो है ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एज है जो इनके कॉस्ट सेव करती है, जैसे कि हमने बताया कि ओईएम तो एक है कि नहीं, बहुत जगह जगह पे इन्होंने ओईएम बना रखे हैं, साथ ही में ग्लोबल प्रेजेंस भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अगर बाहर अगर एक्सपोर्ट कोई प्रोडक्ट करना है तो इंडिया से जाएगा, इंडिया के लिए इंडिया में है और वहीं इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में बनी हुई है, प्लस जापान में आपने देखा और भी जो ग्लोबल प्रेजेंस बनी है तो वहाँ से वो डिमांड को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका फोकस जो बना हुआ है यानी अपकमिंग थीम के ऊपर, यानी हम बात करें टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ से इस कंपनी के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस कंपनी के पास रहेगा या फिर हर कंपनी के पास रहेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो इनके कुछ जो एडवांटेज हैं जो इस कंपनी के एज ऑफ ना पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद यहाँ देखने की कोशिश करें, ये हैं इनके कुछ कस्टमर टू व्हीलर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आप इन चीज़ों को आराम से यहाँ देख सकते हैं कि जो ये कस्टमर है टू व्हीलर डोमेस्टिक ओईएम के अंदर अगर हम बात करें, ये सारे मैक्सिमम ब्रांड्स को आप जानते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओईएम की बात करें ये भी आप जानते होंगे, जैसे कि हमने ओला का एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू व्हीलर ग्लोबल ओईएम में, ये भी आप देख सकते हैं। फोर व्हीलर डोमेस्टिक ओईएम में तो ये हैं, और फोर व्हीलर ग्लोबल ओईएम में, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इतना आई थिंक ये ब्रांड्स को आप जानते हो, नहीं है तो आराम से इन चीज़ों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट कैसे रहे, या फिर रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तक हम पहुँचे उससे पहले ये देखेंगे कि इतने सारे ब्रांड्स में से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी के पास कहाँ से आता है, तो आपको पता चलेगा यहाँ Q1 FY23 एंड Q2 में। तो ये जब आप देखेंगे तो ये जो येलो वाला सेगमेंट है ये ब्रेकअप दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आया है वो है होंडा मोटरसाइकिल से, यानी यहाँ पर भी देखेंगे यानी कि आता है इस कंपनी के पास ही। तो इतने सारे ब्रांड्स तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है ना एक लॉयल कस्टमर, सबसे ज़्यादा जहाँ से बिजनेस आता है तो ये है होंडा के बाद। देन उसके बाद देखेंगे टीवीएस मोटर के बाद, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको समझ में आएगा इस कंपनी के पास किस कंपनी से यानी किस ब्रांड से ज़्यादा बिजनेस आता है।
इसके बाद अगर हम बात करें फाइनली जो जिसे हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट कैसे हैं या फिर नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स हैं आपके सामने 18 से लेकर अभी तक के, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 और अभी तक का। तो इन सारे नंबर को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम टोटल इनकम की अगर हम बात करें, 18 में तो 12,443 था, वो 14,000 13 डिप आया देन उसके बाद ये 2 साल तो हम जानते ही हैं 20 और 21, उसके बाद 15 और ये अभी हाफ ईयरली तक। तो कुल मिला के यहाँ से ये अप ट्रेंड में बना ही हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इबिटा, इबिटा की आप देखेंगे यहाँ पर इबिटा मार्जिन की पहले हम बात कर लेते हैं। 11 प्लस था 10.89, 11.848 एंड उसके 11.19, 12 फाइनल जाके ये जो पॉइंट था यहाँ पे जाकर रिकवर हो चुका है FY22 में। और अभी ये ऑल्दो पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये उससे ऊपर चल रहा है। कुल मिला के इस कंपनी के मार्जिन में जो डिप आई थी वो सुधरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीबिट, तो आपके सामने ये है लेकिन हम फोकस करते हैं PAT पैट के ऊपर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 526 था, 566, 7 प्लस यहाँ पे डिप था 21 में, देन ये रिकवर हो चुका है और अभी देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। फाइनल जाके पैट मार्जिन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें आखिरी लाइन में EPS में, 18 में था इसका EPS 39 प्लस, 42 प्लस, 56 प्लस, 35 ये डिप था। 21 में हम जानते हैं 20-21 में इम्पैक्ट रहा था कि कोविड जब आया, कोविड का इम्पैक्ट अभी तक कंपनी के बैलेंस शीट में दिखता है। कंपनीज के बैलेंस शीट छोड़िए, ग्लोबल में भी दिख रहा है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी में भी दिख रहा है। जो रिसेशन है, जो इस तरह से बड़ी बड़ी टेक जाइंट एज ऑफ नाउ ले ऑफ कर रही है, उसका इम्पैक्ट अभी भी हमें देखने को मिल ही रहा है। तो कुल मिला के इसका EPS अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इतना आपको देखने को ज़रूर मिल रहा है, वीकनेस नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर हैं, रेशियोज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म, इसके लोन अगर आप देखेंगे तो इसका जो 17 में लोन था, यहाँ देखेंगे ये है इसका लोन की हम बात करें, 17 में लोन था इसका यहाँ। ये धीरे धीरे हर साल इस कंपनी ने अपने लोन को कम किया, फाइनल जाके एज ऑफ नाउ FY22 में 205 के आसपास रह गया, जो काफ़ी कम है। यानी यहाँ से आते आते इन्होंने बहुत कम कर दिया, जो एक अच्छी बात है। कैपेक्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ये भी ज़रूर कम हुआ है एज ऑफ नाउ, ये आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये ज़रूर कम हुआ है, इसके ऊपर भी आपको नज़र रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो हम बात करते हैं 0.54 था, ये होते होते एज ऑफ नाउ बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। डेट फ्री नहीं है 0.03, क्योंकि कितना है ये आपको अभी भी दिख ही रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा कंपनी ने इम्प्रूव कर लिया है, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे ROC रहते हैं, 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज़, उन्हें भी अगर हम यहाँ देखें तो आप देखेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, पिछले 5 साल का ये डेटा आपके सामने है, 6 साल का डेटा है, तो आप देखेंगे तो इसका सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, ये जो फर्स्ट जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये है इसका ROCE, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक सेकेंड, ये ब्लैक लाइन जो है ये फर्स्ट वाली ऊपर वाली ROCE है। तो ये देखेंगे 10, 17, 16, 16, 11 और 19, तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग है। जो डिप आया था वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहा है। उसी तरह से अगर हम ROE की बात करें, 8, 11, 11, 14 प्लस ऑलमोस्ट 15 के आसपास यहाँ डिप था। 21 में तो हमने नंबर्स में भी देखा है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें 19 और 15, ये एक अच्छे लेवल के आसपास वापस से आ चुका है। डिविडेंड पर शेयर इस कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, कम नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं ओवर द ईयर डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। एंड कैपिटल वर्किंग डेज ये भी देखने के आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये कई सारे रेशियोज़ हैं जो हमें वीकनेस कम ही दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ज़रूर बता रहे हैं। इन सब के बाद जितनी हमने कहानी पढ़ी है, समझी है, ये कहानी समझ हम इसीलिए रहे हैं सो दैट हमें ये समझ में आए कि कंपनी कैसी है, उसके बाद हम इसमें जब इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा। तो पास देख लेते हैं, एक साल में 66, पिछले एक साल में बहुत सारे कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिए, इतने ही ज़रूर दिए लेकिन माइनस में दिए हैं, ध्यान में रखिए। अपना पोर्टफोलियो चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 2 साल में 231 और 3 साल में 423, तो कुल मिलाकर रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए इसने हर एक टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे, जो डिप थे ना वो आपको रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले एक साल में। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं पिछले एक साल में जो ये डिप थे ना इसके यहाँ पर, ये बिल्कुल रिकवर होते हुए नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। तो ये हमको नंबर्स में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास है 66 प्लस, मेजॉरिटी इन्हीं के पास है। FIS के पास है 5 प्लस, DIS के पास नॉट इवन 1% और पब्लिक के पास है 27%। तो कुल मिला के ये जिसे आप कह सकते हैं परफेक्ट बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसा नहीं है। वैसा क्यों नहीं? अगर FIS DIS सभी के एक इक्वल परसेंटेज में रहता है, बट मेजॉरिटी जो प्रमोटर के पास है यही काफ़ी अच्छा है। मेजॉरिटी पब्लिक के पास होते तो थोड़ा सोचना पड़ता। प्लेजिंग कुछ भी नहीं है।
इसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशन, इस कंपनी का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, 2531 CR के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 1+ है। EPS है 96। हमने देखा EPS किस तरह से ग्रो हुआ है, कम नहीं हुआ है। एंड पी की बात करें 54 है इंडस्ट्री पी। ये स्टॉक आपको मिला 19 के आसपास। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं मिल रहा है, ये आप ज़रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका चार्ट आपके सामने मंथली का लगा हुआ है। जैसे कि हमने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की, तो वहीं पर हमने देखा था कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 2006 में, ये है 2007। अगर हम 2021 को छोड़ दें तो बहुत सारे IPOs आए थे, लेकिन जनरली होता है क्या है कि IPO आते हैं एंड ऑफ द ईयर के आसपास, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। तो ये कंपनी भी बिल्कुल 2006 के एंड में आया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2007 में आया, लेकिन ये 7 से एंड में अक्टूबर के आसपास आया था। तो इसलिए ये इसका कंप्लीट हिस्ट्री इसलिए आपको दिखाया कि इसमें कितना जिगजैग आया, कितना उठा पटक हुई, उसके बाद भी जो इसने रिटर्न दिए हैं वो आपके सामने है। यानी इन लेवल के आसपास ये शेयर था। एक इसने यहाँ पे टॉप बनाया 2017 में, एंड देन फाइनल जाके पूरा रिट्रेस हो गया। आप देखेंगे ना, जितना गेन था पूरा रिट्रेस हो गया था, और उसके बाद वन साइड में आपको रैली देखने को मिली। ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे आप तो ये लो से और ये आज का हाई अगर आप देखेंगे तो आपको 9000 ऑलमोस्ट 399% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। कम नहीं होता है इतने टाइम में। टाइम ज़रूर हुआ है, काफ़ी वोलेटाइल ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी इसने पॉजिटिव ही रिटर्न दिए हैं। इसके पीछे का रीज़न ये हो जाता है कि जिस सेगमेंट में आप काम करते हो वो सेगमेंट में स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन उस सेगमेंट की डिमांड ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप कभी भी आज या फिर आने वाले टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म वर्ड यूज़ कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में कि मैं इसको लंबे समय तक रखूँगा, तो उसकी डिमांड में स्लो डाउन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, यूक्रेन वॉर, इंडिया वॉर, दिस दैट हो सकता है, लेकिन डिमांड ओवरऑल कि उसके बिना ह्यूमन चल ना सके, ऐसा वो बिजनेस होना चाहिए। समवेयर कुछ ऐसा ही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है तो सबसे पहले इसका नाम आएगा, या फिर और भी जो इस सेगमेंट में काम करती है तो उनका नाम आएगा। तो ऐसे में इस कंपनी को जो रिटर्न है वो आपके सामने है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। तो ये मंथली का टाइम फ्रेम। अब हम इसको थोड़ा और नैरो करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो सकता है। यहाँ देखिए, इसको वीकली के टाइम फ्रेम में हम बात आ गए हैं। वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये समझ में आ रहा है कि फिबोनाची ड्रॉ किया, ये था कोविड का लो, ये है 2020 का क्रैश, ये था यहाँ पे लो बनाया और रिसेंट का हाई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो शेयर है ये फिबोनाची को रिस्पेक्ट करता है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, इसने इतने वीक यहाँ पे बिताए हैं। इतने वीक बिताने के बाद अपने 0.78 के आसपास जैसे इसने इस रिजेक्शन को ब्रेक किया, सीधा 0.38 के आसपास को रेजिस्टेंस मिला वहाँ पर। मतलब कुल मिला के रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स के, और उसके बाद जब रिट्रेस हुआ तो 0.61 के आसपास रिट्रेस हुआ और उसका फिर घूम गया। तो इसी तरह से एज ऑफ नाउ ये इसकी रिसेंट के हाई है। तो ऐसे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या हो सकता है। इतना हमें समझ में आ गया इसने लॉन्ग रन में कैसा काम किया है। दूसरे वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये समझ में आया कि ये जो है फिबोनाची को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो इसको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम में आप इसको देखेंगे, कुछ ट्रेंड लाइन है आपके सामने। इसे हमने क्या किया, कोई भी शेयर डेफिनेटली किसी न किसी मूविंग एवरेज की बात करें, ट्रेंड लाइन की बात करें, उसके सहारे बढ़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के सहारे ही आगे बढ़ता है, फिर गिरता है। अगर कोई अननेसेसरी मिडिल ऑफ द वर्क हो रही है, फिर चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म हो, तो उस वक्त हमें वेट करना चाहिए कि जब तक आपके जोन के हिसाब से कोई फॉर्मेशन ना बन जाए, कोई पैटर्न ना बन जाए। इससे पहले अगर हम यहाँ देखें, जब हम कोविड के लो से इसको मिला रहे थे, एक अच्छी रैली है इसमें, लेकिन उस टाइम इसने डेफिनेटली फ्रेश एंट्री का कोई यहाँ पे पैटर्न बन नहीं रहा था, या फिर ये कहीं कोई प्राइस आया नहीं था। तो डेफिनेटली ये अपने क्या आया, अपने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो जिससे बहुत दूर हो गया था उसके पास आया। उसके बाद ही इसने अपनी अप ट्रेंड की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू की है। उसके बाद फिर से एक बार आया, एंड देन फाइनली कि अभी की जो हम बात करें, ये वापस से जो बिना रिट्रेस हुए जो ऊपर बढ़ा है ना पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पर आप देखेंगे जो आखिरी में ये हर एक कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे एक वन साइडेड की रैली आपको देखने को मिली बिना रिट्रेसमेंट हुए। इस तरह से कोई भी शेयर बढ़ता नहीं है, इस तरह से ना ही वो रैली सस्टेन हो सकती है, ना ही अगर कोई गिर रहा है, कोई शेयर गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो ना ही वो फॉल भी सस्टेन हो सकता है। उसको डेफिनेटली उसको जिगजैग के फॉर्म में ऊपर या फिर नीचे जाना ही होगा। तो ऐसे में इसने जो रिसेंट में जो 2000 के आसपास हाई लगा है, और ये ट्रेंड लाइन का सहारा भी हमने जस्ट पास में भी देखा, तो अभी इसमें फ्रेश एंट्री इन लेवल के आसपास बिल्कुल नहीं बनती है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए सब अच्छा है, लेकिन हम शॉर्ट रन की अब बात कर रहे हैं इस वन डे के टाइम फ्रेम में। फ्रेश यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। इनफैक्ट अगर आपके पास है शॉर्ट रन के लिए तो इनफैक्ट यहाँ पे बुक करने की तरफ ही ध्यान देना चाहिए प्रॉपर एसएल के साथ। ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे अगर ये जैसे ही आता है, यानी प्रीवियस डे के रेड कैंडल के नीचे, फिर ये नीचे इस जो ये रिट्रेस करने के लिए डेफिनेटली आएगा। ऐसे में ये जो ट्रेंड लाइन है आप भी इनको ड्रॉ कीजिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद एटलीस्ट ये इसको
यानी कि इन लेवल के आसपास तो इसको आना ही चाहिए। रफली हम बात करें, आपको सपोर्ट भी समझ में आ जाएंगे, आप फिबोनाची का हेल्प ले सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं, आपको प्राइस एक्शन का सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि जो रिसेंट के ये हाइज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री के लिए एटलीस्ट 200 पॉइंट 250 पॉइंट का इसमें करेक्शन होना बनता है, उसके बाद ही इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी। एज ऑफ नाउ इस लेवल के आसपास पर्सनली मैं इसको वॉच करूँगा, अगर मैं खुद भी करूँगा एज ऑफ नाउ, बट एज ऑफ नाउ वेटिंग की कंडीशन में ही ये शेयर जाता है। तो इसलिए जिनके पास है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर की जा सकती है। अगर आपने शॉर्ट रन के लिए हुआ था, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया हुआ है, तो उसे 200 पॉइंट के लिए आप तो अपने 5 साल 3 साल के गोल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आज 200 जाएगा, कल को 2000 ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर आप सोचेंगे। बट डिपेंड करता है जो ट्रेडिंग करते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें समझी हैं। ये जो शेयर है अपने सारे लेवल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब अगर हम बात करें फिबोनाची को फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से भी आप इसमें आप उसको लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 1900 या फिर उसके आसपास, तो इन लेवल के आसपास आपको नज़र में रख सकते हो। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने क्या किया, इस कंपनी के बिजनेस को समझना, इसके फंडामेंटल को समझना, इसके चार्ट को समझना, इसके पैटर्न को समझना, सारी चीज़ें कवर की। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज़ हमें लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर कर दी है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी थी इसमें कवर करने को लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में जितना समझा सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।